हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, जो वीडियो का टॉपिक होगा, ये है क्लास 10th, जिसमें आज हम सब्जेक्ट सोशल साइंस में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 यानी मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में एसएससी के चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख को आज हम पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि मुद्रा के क्या रूप होते हैं और मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, साख क्या होती है, औपचारिक अनौपचारिक साख क्या होती है। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी इस चैप्टर से सवाल आते हैं। अनौपचारिक साख क्या है, औपचारिक साख क्या है, इनके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ बेटा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक मुद्रा और साख। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी। ठीक है, तो मुद्रा क्या है, या बोले व्हाट इज मनी, तो देखिए मुद्रा जो होता है ये विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। ठीक, तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि विनिमय का माध्यम जो होता है वो मुद्रा होता है। तो देखिए मुद्रा के यहाँ पर कुछ अलग अलग से प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 2500 साल पुरानी मुद्रा है, जिन्हें हम आहत मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, आहत मतलब इनको किसी चिन्ह पर रखकर उस पे छाप दी जाती थी, उसको हथौड़े से पीटा जाता था तो वो छाप इन सिक्कों पर पड़ जाती थी, इसीलिए इनका नाम आहत मुद्रा है। तो ये 2500 साल पुरानी मुद्रा है, यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए सिक्के जो हैं, ये गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त वंश के राजाओं के समय में सिक्के चलते थे। तो राजा भी जो है सिक्कों पर अपनी कुछ चित्र, अपना कुछ जो है नाम इस तरीके से अंकित करते थे। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए ये जो सिक्के हैं ये तुगलक शासन के समय के सिक्के हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चलाए गए थे। इसके साथ अगर हम नीचे आएंगे तो ये देखिए अकबर के काम जो टाइम की जो है सोने की मोहर है। ठीक है, ये अकबर के समय की सोने की मोहर है। और ये है हमारा आधुनिक समय का सिक्का यानी 1 रुपए का सिक्का। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिक्कों की जो है पहचान और सिक्कों का रूप और स्वरूप बदलता चला गया। ठीक है, तो उस समय भी सिक्कों जो होते थे ये एक वस्तु विनिमय का माध्यम होते थे, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की या अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को खरीद लेता था सिक्कों को देकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्या मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मीडियम को एक तरीके से ये मीडियम था क्या पैसा किसी चीज को एक्सचेंज करने का। ठीक, तो अब यहाँ आगे देखते हैं क्या कहता है कि पहले वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम से होता था। ठीक है, पुराने समय में जब मुद्राएं नहीं चलती थी तो वस्तुओं का आदान प्रदान जो था वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम क्या था कि वस्तुओं को जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से बदलना। ठीक है, अर्ली गुड्स वर एक्सचेंज थ्रू द बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय में दोहरी आवश्यकताओं का सहयोग जरूरी था। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय जो बार्टर सिस्टम था, इसमें दोहरी आवश्यकताओं का जो होना वो बेहद जरूरी था। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। ठीक है, तो ए व्यक्ति के पास गेहूं है और इसको चावल चाहिए, और बी व्यक्ति के पास चावल है परंतु इसे जो चाहिए है ना, जो चाहिए। तो यहाँ इसको, इसके पास तो गेहूं है तो चावल तो इससे इसको मिल जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो तो नहीं है, इसके पास तो गेहूं है। तो इसीलिए आपस में ये चीजें एक तरीके से इनको देखना पड़ता था कि आवश्यकता के अनुसार किस व्यक्ति के पास वो चीज मिलेगी, तो उसी से ही ये आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे पुराने समय में जब चीजें नहीं चलती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि जूता बनाने वाले किसान ढूंढे जो गेहूं भी बेचे और जूते भी खरीदे, है ना। तो जो जूता बनाने वाला किसान है, अगर उसे गेहूं की जरूरत है तो उसे ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ेगा जिसके पास गेहूं भी है और उसे जूते भी चाहिए, है ना। अ शू मेकर है टू फाइंड अ फार्मर हु वांटेड टू शूज एंड सोल्ड द व्हीट, जिस शूज की भी जरूरत है और वो गेहूं भी बेच सके। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आधुनिक मुद्रा के ये स्वरूप है। ठीक है, आधुनिक मुद्रा का रूप है ये, देखिए आप देख रहे हैं इस तरीके से पैसे चलते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट जैसे क्या कहता है कि सिक्के और कागजी नोट, कॉइन्स एंड करेंसी नोट, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक को है ना। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, आगे देखिए, आगे कहता है आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध मुद्रा को वैध मुद्रा कहा जाता है ना। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ जैसे जैसे यहाँ बताया गया है कि आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक जो इंडिया है उसको ही करेंसी नोट जारी करने की पावर है ना, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा को वैध मुद्रा कहा जाता है ना। सरकार जिस भी मुद्रा को सरकार जो है मान्यता देती है वो मुद्रा वैध मुद्रा कहलाती है, ठीक है। आपने कागजों पर भी देखा होगा जिसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तो ये इससे क्या हो जाता है, ये इस लाइन से मुद्रा जो है वो एक वैध मुद्रा घोषित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है द करेंसी प्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लीगल टेंडर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे आता है बैंकों में जमा, डिपॉजिट्स इन बैंक। देखिए बैंकों में क्या होता है कि लोग अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के पास कोई पैसा है और वो अपना पैसा बैंक में जमा करना चाहता है तो वो अपना एक अकाउंट खुलवाता है जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं और उसमें अपना पैसा जमा कर देता है ना। पीपल डिपॉजिट सेविंग्स इन बैंक। आगे बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए है और ये एक बैंक है, अगर ए ने इस बैंक में 100 रुपए जमा किए हैं तो बैंक ए को क्या देगा, बैंक ए को इंटरेस्ट देगा, है ना, ब्याज देगा। तो बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी पैसा हम बैंक में जमा करते हैं बैंक उस पे क्या लगाता है, इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। जमा राशि को कभी भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर ए को मान लीजिए ए ने किसी बैंक में अगर 1000 रुपए जमा कराए हैं तो एक कभी भी इन 1000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकता है ना, जमा राशि को कभी भी निकाल सकता है। डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, इसे मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, मतलब वह डिपॉजिट जो मांगने पर दी जाती है बैंक के द्वारा उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखें, कहते हैं चेक द्वारा भुगतान। एक तो हमने यहाँ पर बात की, हमने अभी बात की कि बैंकों में डिपॉजिट करना यानी बैंक में डिपॉजिट जमा करना है ना। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं चेक द्वारा भुगतान, पेमेंट थ्रू द चेक। चेक बैंक को भुगतान करना आदेश होता है ना, कि भाई जो बैंक होता है वो क्या कहता है, वो चेक जो है वो बैंक को भुगतान करने का एक तरीके से आदेश होता है कि भाई जो भी चेक हम बैंक में देते हैं तो उस जब हम उसे जमा कराते हैं तो कुछ समय बाद पैसा जो है हमारे अकाउंट में आ जाता है या बैंक जो है हमें तुरंत के तुरंत पैसा दे देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लिखा भी हुआ है, जैसे देखिए इधर एक चेक की फोटो है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है और यहाँ पर इतने पैसे का जो है चेक उसने भर दिया है, ठीक है। यहाँ डेट होती है और इस तरीके से इंग्लिश में ये अमाउंट वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ये चेक जो है भारतीय स्टेट बैंक का है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर जो है चेक का भी जो है एक तरीके से मुद्रा का जो है स्वरूप है चेक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है अ चेक इज अनदर ऑर्डर टू बैंक फॉर पेमेंट, यानी इसे नकद लेन देन की आवश्यकता कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जब हम चेक यूज करते हैं तो चेक इस्तेमाल करने से हमारे पास जो नकद होता है ना उसकी लेन देन जो है वो कम हो जाती है, हम पैसों का भुगतान चेक के माध्यम से कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंकों की 7 गतिविधियां, ठीक है, क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ठीक। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, ये एक बैंक है, ठीक है। और ये बैंक में कौन है, ये जमाकर्ता लोग हैं और यहाँ पर है ये कर्जदार हैं, ठीक है। अब जमाकर्ता लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, ये लोग अपना बैंक में पैसे जमा करते हैं। लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, तो जितना पैसा इन्होंने अपना बैंक में जमा किया उतना ही बैंक इनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। और जब इन्हें जरूरत पड़ी तो ये अपना पैसा बैंक से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए ये है कर्जदार लोग, लोग जो है वो बैंक से ऋण लेते हैं। अब जितना पैसा ये अपना बैंक में जमा करते हैं बैंक उस पैसे को ऋण के रूप में किसी दूसरे कर्जदार को दे देता है ना, जिसको जरूरत होती है। और लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं, तो यहाँ पर जितना पैसा बैंक ने उनको ऋण के तौर पर दिया उस पैसे का इन्होंने इस्तेमाल किया
और कुछ दिन बाद ये ऋण को जो है ब्याज सहित बैंक को लौटा देते हैं। तो बैंक ने अगर इनको मान लीजिए पैसा दिया है लोन के तरीके से या जो है ऋण के रूप में, तो ये लोग कुछ समय बाद पैसे को ब्याज सहित बैंक में वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग जो है बैंकों में पैसे जमा करते हैं और जितना पैसा उन्होंने जमा किया उतने ही पैसे पर बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, जो उनकी इनकम हो जाती है, एक तरीके से उनके पास पैसा आता है। और दूसरी तरफ बैंक के पास कुछ लोग जो है वो कर्ज लेने जाते हैं और बैंक उन्हें कर्ज दे देता है, लेकिन ये बैंक को क्या देते हैं, बैंक को कर्ज जो देते ही देते हैं, साथ साथ ये इस पर कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, है ना। तो इस तरीके से बैंक जो है ये काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, बैंक क्या करते हैं, व्हाट डू बैंक डू। तो बैंकों का सबसे पहला काम जो होता है बच्चों, वो होता है लोगों से जमा लेते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, लोगों से पैसा जमा करते हैं। दूसरा, लोगों को ऋण प्रोवाइड लोन्स, ऋण भी देते हैं। ब्याज के अंतर से लाभ कमाते हैं। ठीक है, अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट डिफरेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट डिफरेंसेस मतलब यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इधर जो है लोगों को बैंक ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। ठीक है, और यहाँ ये बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैंक ने लोगों को इंटरेस्ट दिया और यहाँ कर्जदार जो है वो बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसी पे वो लाभ कमाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है साख। क्रेडिट क्या है, व्हाट इज अ क्रेडिट, भविष्य में भुगतान करने के वादे पर धन सामान लेना, है ना, बोइंग द मनी फॉर और गुड्स विद द प्रॉमिस टू रिपे लेटर, तो उसे बोलते हैं क्या, साख। तो साख की जो होती है, जैसे दो स्थितियों की अगर हम बात करते हैं, दो सिचुएशन साख की अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है, टू सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट, यानी पहली जो सिचुएशन है वो सकारात्मक स्थिति है, यानी पॉजिटिव सिचुएशन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे ये एक आपको थ्योरी कहानी दी गई है, तो जैसे हम इस कहानी का निचोड़ देख लेते हैं। त्योहार का मौसम यानी फेस्टिवल सीजन है ना, तो इसमें देखिए सलीम ने जूते बनाने के लिए ऋण लिया। सलीम ने किसी बैंक से जो है जूते बनाने के लिए ऋण लिया। समय पर उसने उत्पादन को पूरा कर लिया, समय पर इसने सारे के सारे जूते बना दिए और फिर उसके बाद सलीम को क्या मिला, प्रॉफिट मिला जब उसने बाजार में बेचा, और जितना उसने बैंक से लोन लिया था वो सारा उसने चुका दिया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे हमें समझ में आता है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से ऋण ले लेते हैं और ऋण लेने के बाद अपना काम शुरू करते हैं और अपना समय पर उत्पादन करने के बाद जो पैसा बैंक को देना होता है वो वापस दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए आगे की सिचुएशन क्या है, ये एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें एक स्वप्ना नाम की महिला है। ठीक है, तो इसके ऊपर बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्वप्ना की समस्या क्या थी, इसकी फसल खराब हो गई थी, ऋण नहीं चुका पाई थी और जमीन इसको बेचनी पड़ी। तो इसने जब कभी, ये जो महिला है, अगर इस महिला ने अगर किसी बैंक से, सपोज करो ये बैंकर महिला ने बैंक से ऋण लिया, लेकिन ऋण लेने के बाद इस महिला ने उस पैसे को अपनी फसलों पर, अपनी सिंचाई के साधनों पर इस्तेमाल किया, परंतु फसल जो है वो खराब हो गई। अब जितनी फसल खराब हो गई उतना पैसा इस महिला का डूब गया, क्योंकि अब इसके पास पैसा ही नहीं बचा है कि ये बैंक को वापस ऋण दे सके। ठीक है, तो ये समस्या भी कई बार सामने आती है। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्वप्ना की समस्या, फसल खराब हो गई, ऋण नहीं चुका पाई और उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं भी हमारे देश में जो है वो चलती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं ऋण की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहली शर्त क्या है, ये ध्यान देने योग्य बात है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया है, ये ध्यान देने योग्य बात है। समय अवधि मतलब टाइम पीरियड, गिरवी संपत्ति, कोलेटरल और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये क्योंकि ये सभी चीजें जो है ऋण की शर्तें तय करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोत यानी सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो सबसे पहले अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो पहले आता है बैंक, है ना, जहां से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है पैसा उधार लेते हैं। इसके बाद सहकारी समिति आती है, फिर साहूकार मनी लेंडर्स आते हैं, व्यापारी ट्रेडर्स आते हैं, और इसके बाद क्या आते हैं, रिलेटिव मित्र यानी फ्रेंड्स आते हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सभी की सभी किसकी है, ये सभी की सभी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के एक सोर्स के रूप में देखे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। आगे कहता है औपचारिक और अनौपचारिक साख। ठीक है, तो देखिए यहाँ औपचारिक साख की अगर हम बात करते हैं तो औपचारिक साख जो होती है ये बैंक और सरकारी समितियां चलाती है। इसमें ब्याज दर बहुत कम होता है और इसमें सरकारी जो नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ये कभी मतलब फेल नहीं होते, कहने का मतलब ये है, तो इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है।
ठीक है। अब अनौपचारिक साख की देखिए, अनौपचारिक साख में साहूकार और व्यापारी होते हैं, मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स होते हैं, ब्याज दर बहुत अधिक होता है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो ये अनौपचारिक साख होती है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भारत में औपचारिक साख के क्षेत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये व्यावसायिक बैंक का है 51% का। इसके बाद देखिए अन्य एजेंसियां अनौपचारिक 3%, ये रिश्तेदार है, इधर साहूकार है, जमींदार और औपचारिक एजेंसी है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ पा रहे हैं कि अलग, ये मतलब अलग अलग तरीके से जो है ऋण ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के द्वारा लिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखें। गरीब लोग अधिकतर अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। पुअर पीपल डिमांड मोर ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। अमीर लोगों को बैंक से आसानी से ऋण मिल जाता है। रिच पीपल गेट इजियर एक्सेस टू बैंक लोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आदमी जो है हल से अपना खेत जो है वो उस पर काम कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखें। तो इसमें मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स क्या ध्यान देने योग्य बात है। पहला है मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई मुद्रा को जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। मांग जमा बैंक में सुरक्षित धन है, बिल्कुल सही है। बैंक जमा लेकर जो है वो क्या करता है, ऋण देता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बैंक को जो भी पैसा हम, अगर कोई पैसे बैंक को हम जमा कर रहे हैं तो बैंक उस जमा पैसे को यहाँ पर क्या करता है, उसको ऋण, तो यहाँ पर जैसे बैंक जमा लेकर ऋण देते हैं ना, तो बैंक जो है जितने लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और उसको बाद में आगे वो लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करता है। साख आय बढ़ा भी सकती है और कर्ज जाल में जो है ये फंसा भी सकती है। ठीक है, तो जो क्रेडिट होता है, जो उधार लेना होता है, इससे कई बार लोगों की इनकम बढ़ जाती है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा, और कई बार लोग जो है इसमें फंस जाते हैं, उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ती है। औपचारिक साख अधिक सुरक्षित होती है, तो इसमें बिल्कुल सही बोला गया है, जो औपचारिक जो फॉर्मल साख होती है बहुत सुरक्षित होती है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ये उधारी जो है दी जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट जो है आंसर है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है ना। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, वो होता है विनिमय का माध्यम बनना, है ना, टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये मुद्रा का पहला कार्य है। दूसरा प्रश्न पूछता है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत में मुद्रा जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है मांग जमा क्या है। बैंक में जमा वह धन जिसे कभी भी निकाला जा सके। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति ए है और उसने बैंक में पैसे जमा किया है, तो ए इस अपने पैसे को किसी भी समय जो है वो वापस निकाल सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मांग जमा। साख क्या है, भविष्य में भुगतान के वादे पर लिया गया ऋण, ये कहलाता है साख। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे कहता है इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या है। दोहरी आवश्यकता का सहयोग जरूरी था। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की। सेकंड है, बैंक कैसे लाभ कमाते हैं। जमा पर कम ब्याज और ऋण पर अधिक ब्याज लेकर बैंक जो है ये लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा समझ में आ गया होगा बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं, इसमें आगे दिया गया है हमें औपचारिक और अनौपचारिक साख। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम औपचारिक साख और अनौपचारिक साख में क्या अंतर है। तो अगर हम औपचारिक साख की बात करते हैं तो देखिए, औपचारिक साख में क्या होता है, बैंक और सहकारी समिति आती है। ठीक है, औपचारिक साख में जो लोग ऋण लेते हैं उन्हें कम ब्याज देना पड़ता है और सरकार का नियंत्रण होता है, कोई भी जो है समस्या नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औपचारिक साख। अब अगर हम अनौपचारिक की बात करते हैं तो अनौपचारिक साख क्या है, ये है इनफॉर्मल क्रेडिट, यानी औपचारिक, अनौपचारिक में कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं, साहूकार होते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, ये अनौपचारिक में होते हैं, और इसमें ब्याज जो है वो अधिक लगता है। ठीक है, इसमें हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को, कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, किसी तरह का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता, नो रेगुलेशन है ना। ठीक है, तो ये समस्या है अनौपचारिक साख के साथ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स में, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, साख, क्रेडिट और गिरवी कोलेट्रल। ठीक है, तो ये यहां तक हमारा हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे यहाँ हम बात करते हैं वन लाइनर रिवीजन की। तो अगर हम वन लाइनर रिवीजन की बात करते हैं तो देखिए, इसमें
दिया गया है आपको क्या, मुद्रा जो है ये लेन देन को आसान बनाती है और साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है। मनी सिंप्लीफाई द एक्सचेंजेस एंड क्रेडिट प्रमोट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कहता है निर्धन के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर पीपल। ठीक है, तो यहाँ एक व्यक्ति देख रहे हैं जो ये रिजाई या गद्दे का कुछ काम कर रहा है, बना रहा है उसमें ना। आगे देखिए कहता है स्वयं सहायता समूह क्या है, व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग छोटे छोटे समूह बनाते हैं। ठीक है, पुअर पीपल इन विलेजेस फॉर्म स्मॉल ग्रुप। क्यों, देखिए ये समूह नियमित बचत करते हैं। दीज ग्रुप सेव मनी रेगुलरली। सदस्य आवश्यकता पड़ने पर समूह से ऋण लेते हैं। मेंबर्स टेक लोन फ्रॉम ग्रुप व्हेन वी नीडेड, है ना, तो आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले लेते हैं। अब यहाँ पर आता है स्वयं सहायता समूह की विशेषता क्या है, फीचर क्या है इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो देखिए सबसे पहले बताया था 15 से 20 सदस्य मिलकर समूह बनाते हैं। अ ग्रुप यूजुअली हैज 15 टू 20 मेंबर्स। दूसरा, सदस्य छोटी छोटी बचत जमा करते हैं। मेंबर्स कंट्रीब्यूट स्मॉल सेविंग्स। जरूरतमंद सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी मिल जाता है। मेंबर्स गेट लोन एट लो इंटरेस्ट। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं, बैंक भी ऐसे समूह को ऋण देते हैं ना, तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द लोन्स टू एच एस एच जी एस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, स्वयं सहायता समूह के लाभ, एडवांटेजेस क्या है इसके। तो इसके देखिए एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस में, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक फोटो को। ठीक है, ये सब अपने एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं आर्थिक लाभ की, है ना, तो आर्थिक लाभ क्या होता है, गरीब लोगों को सस्ता ऋण मिलता है। पुअर पीपल गेट चीपर लोन्स। साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाती है। डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स डिक्रीज। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती है। वुमेन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके सामाजिक लाभ देखिए क्या है स्वयं सहायता समूह के। तो सामाजिक लाभ में सबसे पहले महिला सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ती है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है बैंक और स्वयं सहायता समूह। तो बैंक एसएचजी को ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। बैंक्स आर विलिंग टू लेंड मनी टू एसएचजी, क्योंकि समूह के सभी सदस्य ऋण वापसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिकॉज ऑल द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो जो ये स्वयं सहायता समूह एसएचजी जो होते हैं, ये अपने मान लीजिए ये इनके कुछ मेंबर हैं, यहाँ पर इनमें 20 मेंबर हैं, तो ये अपने 20 मेंबर को क्या कहते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, और ऋण देते हैं तथा समूह के सभी सदस्य और इसमें जितने भी सदस्यों ने ऋण लिया है वो इसके प्रति जो है वापसी करने के लिए जो है वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, यानी ग्रामीण बैंक को बांग्लादेश में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए जैसे इसमें कहता है ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। ग्रामीण बैंक स्टार्टेड इन 1970। इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद यूनिस थे। इट वॉज फाउंडेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। इन्होंने 2006 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार जीता। ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2006। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए ग्रामीण बैंक की सफलता क्या है, गरीब महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, लोगों ने छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। नेक्स्ट, गरीबी कम करने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक की सफलताएं हैं। नेक्स्ट देखिए आगे प्रेरणादायक कथन है, यहाँ पर इंस्पिरेशनल कोटेशन है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, यदि गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण मिले तो वे विकास का चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुअर पीपल गेट क्रेडिट ऑन फेयर टर्म्स, दे कैन क्रिएट मिरेकल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए इधर एक नाम है मोहम्मद यूनिस का ना, मोहम्मद यूनिस यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम है और इनको जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापकों में माना जाता है मोहम्मद यूनिस को, और इनको 2006 में नोबेल प्राइज, शांति नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब इसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर की समरी क्या है, सारांश क्या है। देखिए हमने मनी मुद्रा का पढ़ा, तो मुद्रा क्या विनिमय का माध्यम है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, नेक्स्ट देखिए बैंकिंग प्रणाली क्या है। बैंकिंग प्रणाली में अगर हम बात करते हैं तो बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण लेते हैं। बैंक एक्सेप्ट क्रेडिट
एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन। साख क्रेडिट क्या होती है? साख आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है कभी कभी ऋण जो होता है ये कर्ज जाल भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी ऋण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कर्ज जाल जैसा बन जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक साख की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम औपचारिक साख की बात करते हैं तो ये साख किससे मिलती है? क्रेडिट किससे मिलता है? बैंक और सहकारी समिति से मिलता है। इसमें ब्याज की दर कम होती है और सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम औपचारिक की बात करते हैं तो इसमें कौन होता है? इसमें साहूकार और व्यापारी होते हैं। इसमें ब्याज की दर अधिक होती है और इसमें किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हमें याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे आरबीआई मुद्रा जारी करता है, बैंक जो है जमा स्वीकार करते हैं, और एसएचजी को जो है वो गरीबों को जो है सस्ता ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो यानी जो सहायता समूह होते हैं ये अपने ही गरीब सदस्यों को सस्ता ऋण जो है उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, आगे कहता है औपचारिक साख जो अधिक सुरक्षित होती है। मोहम्मद यूनिस इज इक्वल टू ग्रामीण बैंक प्लस में नोबल पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। तो जैसे इसमें पहले पूछा गया है, क्या गया है कि स्वयं सहायता समूह क्या है? तो गरीब लोगों का छोटा समूह जो बचत और ऋण की सुविधा देता है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल हु सेव मनी एंड प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कहता है एसएचजी की क्या लाभ है? सस्ता ऋण मिल जाता है महिलाओं को सशक्तिकरण में, और जो साहूकारों से इनको मुक्ति मिल जाती है। चीप लोन्स एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम मनी लॉन्डर्स। ग्रामीण बैंक किस देश में है? ये बांग्लादेश में है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहता है, मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2006 में मिला। ठीक, तो यहाँ पर एक हमारा वन लाइनर रिवीजन क्या है? सही शर्तों पर दिया गया ऋण गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बिल्कुल सही बात की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो भी कंप्लीट होती है और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजों के साथ समझा दिया है। तो इन सब चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे बेटा चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।